जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, मतलब सोच कर देखिए कि कोई इंसान अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान शहर में पूरी तरह से फंस गया हो। हाँ, जहाँ जेब में पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हों। बिल्कुल, यातायात का कोई साधन नहीं है, सड़कें एकदम वीरान हैं, और इस सबके ऊपर सबसे भयानक बात यह है कि साथ में एक घायल पिता है जो ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। बाप रे, तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसी हताश कर देने वाली हालत में मतलब कोई बाहर निकलने का रास्ता ना हो, और ऐसे में एक पुरानी जंग लगी साइकिल को अपनी आखिरी उम्मीद मान लेना, ये सोचना ही अपने आप में विज्ञान, तर्क और इंसानी क्षमता के हर नियम को चुनौती देने जैसा लगता है। देखिए, ये सच में एक ऐसा पल होता है जहां हमारे सारे तार्किक विकल्प मतलब लॉजिक एकदम दम तोड़ देता है। हाँ, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। आमतौर पर जब बाहर से कोई मदद नहीं मिलती और हर दरवाजा बंद नजर आता है तो इंसान का दिमाग हार मान लेता है, लेकिन कभी कभी यही बेबसी कुछ ऐसा करवा देती है जो हमारे शारीरिक और मानसिक विज्ञान की समझ से भी परे होता है। सही कहा आपने। और आज के इस डीप डाइव में, यानी हमारी इस गहरी चर्चा में, हम जिस घटना के तह तक जाने वाले हैं वो कोई साधारण सफर नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज हम 15 साल की ज्योति कुमारी की उस कहानी को समझेंगे जिसने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक पूरे 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। 1200 किलोमीटर, वो भी एक 15 साल की बच्ची ने? हाँ, हमारे सामने जो स्रोत हैं उनमें इस यात्रा के बारीक विवरण, उस समय की न्यूज रिपोर्ट्स और इस पूरी घटना के बहुत ही गहराई से लिए गए नोट शामिल हैं। और हमारी कोशिश सिर्फ ये देखने की नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि ये समझने की भी है कि मेडिकली और साइकोलॉजिकली यह संभव कैसे हुआ। और साथ ही ये घटना हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई के बारे में क्या बताती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले उस परिस्थिति को समझना जरूरी है जिसने इस सफर को जन्म दिया। तो चलिए गुरुग्राम की उस घुटन भरी बेबसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम मार्च 2020 के उस समय को याद करें जब अचानक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, मतलब सब कुछ रातों रात बंद हो गया था। हाँ, सब घरों में कैद हो गए थे। और ज्योति के पिता गुरुग्राम में रिक्शा चलाते थे। अब ये एक ऐसा काम है जो पूरी तरह से रोज की कमाई पर टिका होता है, मतलब जिस दिन पहिया नहीं घूमेगा उस दिन घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी तो थी नहीं, मतलब बड़े शहरों का जो ढांचा है जो इन प्रवासी मजदूरों की मेहनत पर खड़ा होता है, ये बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते हुए मॉल, ये सब संकट के समय में अचानक से इन्हीं मजदूरों के लिए एकदम बेगाने हो गए। बिल्कुल। और ज्योति की स्थिति तो बाकियों से भी बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ, मतलब एक तो 15 साल की उम्र, ऊपर से पिता घायल थे। सही कहा। एक एक्सीडेंट की वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे, मकान मालिक किराए के लिए रोज दबाव बना रहा था और जेब में बस नाम मात्र के पैसे बचे थे। अगर इसे समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो क्या हम इसे एक सिस्टम का फेलियर मान सकते हैं? 100%। ये क्लासिक सिस्टेमिक फेलियर का ही उदाहरण है। हमारे शहरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सस्ते श्रम को, सस्ते लेबर को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई आपदा आती है तो उन लोगों के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता उनके पास। बिल्कुल नहीं। ज्योति और उसके पिता उस वक्त एक ऐसे किनारे पर खड़े थे जहां से नीचे गिरने का मतलब सीधा भुखमरी था। मुझे तो ये स्थिति कुछ ऐसी लगती है, मतलब मान लीजिए जैसे किसी इंसान को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया हो जिसमें आग लगी हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये, है ना। धुआं भर रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक दरवाजा, लेकिन उस दरवाजे की चाबी टूटी हुई है। अब वहां बैठकर जलने का इंतजार तो किया नहीं जा सकता। हाँ, आपको अपने हाथों से उस दरवाजे को तोड़ना ही होगा, चाहे हाथ छिल क्यों ना जाए। एकदम। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक 15 साल की बच्ची के दिमाग पर इस अचानक आई बेबसी का क्या असर हुआ होगा। मतलब कोई भी आम इंसान तो पैनिक कर जाएगा। देखिए, आग से भरे कमरे वाली जो बात आपने कही वो मनोविज्ञान के सर्वाइवल मोड को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा, वो कैसे? जब दिमाग को ये मैसेज मिल जाता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो मौत निश्चित है, तो वो डर को एकदम साइड में कर देता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो डर को कंट्रोल करता है। वो उस वक्त हमारी तार्किक सोच पर, हमारे लॉजिक पर हावी हो जाता है और शरीर को सिर्फ एक ही गोल देता है, किसी भी तरह जिंदा बचना। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है।
मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या जिंदा रहने की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो इंसान को खुद को बचाने के लिए कहती है, राइट? जीव विज्ञान भी यही कहता है कि खतरे के समय इंसान फाइट या फ्लाइट मोड में जाता है अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, ये तो बेसिक बायोलॉजी है। तो अगर ज्योति सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती तो शायद वो पैदल निकल जाती या किसी ट्रक में छिपकर चली जाती, लेकिन उसने जो किया वो विज्ञान के इस नियम के बिल्कुल उलट रखता है। आप साइकिल खरीदने वाले फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब उसने अपने पास बचे हुए थोड़े बहुत पैसों से एक पुरानी सेकंड हैंड साइकिल खरीदी और एक भारी भरकम इंसान को, अपने घायल पिता को, उस कैरियर पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करने का फैसला कर लिया, जो कि किसी भी लॉजिक से परे लगता है। बिल्कुल। एक 15 साल की बच्ची का शरीर, एक भारी साइकिल और पीछे एक अडल्ट का वजन। खुद को बचाने के बजाय इतना भारी बोझ लेके चलना तो विज्ञान के हिसाब से खुद के बचने के चांस को 0 कर देना है। इसे कैसे समझाया जा सकता है? ये सच में बहुत ही शानदार सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने में ये सच में तार्किक और वैज्ञानिक नियमों के खिलाफ ही लगता है, लेकिन यहाँ हमें न्यूरोबायोलॉजी के एक और गहरे स्तर को समझना होगा। मतलब इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? बिल्कुल। इंसान सिर्फ एक अकेला जीव नहीं है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो अपनों के लिए गहरा जुड़ाव और जिम्मेदारी पैदा करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो अपनों से जुड़ाव है ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? कई बार हाँ। दिमाग अवचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियसली ये कैलकुलेट करता है कि अपने पिता को पीछे छोड़कर अकेले जिंदा बच जाने का जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा वो शारीरिक मौत से भी ज्यादा भयानक होगा। बाप रे, मतलब उसने जानबूझकर ये मुश्किल रास्ता चुना क्योंकि दूसरा रास्ता मानसिक रूप से सहने लायक नहीं था। एकदम सही। ये फैसला निराशा से नहीं आया था, बल्कि एक गहरी मानवीय जिम्मेदारी से पैदा हुआ था। हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब जिंदगी सारे विकल्प छीन लेती है तो इंसान खुद नए विकल्प बनाता है। क्या बात है, मतलब जहां विज्ञान के नियम खत्म होते हैं वहां इंसान की इच्छा शक्ति शुरू होती है। बिल्कुल। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का ये एक बहुत ही चरम उदाहरण था। चलिए, ये तो बात हुई उस नामुमकिन फैसले की। कागज पर तो फैसला ले लिया गया, लेकिन फैसला लेना एक बात है, उस पर सड़क पर उतरकर अमल करना एकदम अलग, क्योंकि असली चुनौती तो उस तपती हुई सड़क पर थी। हाँ, और वो सफर कोई 1-2 दिन का तो था नहीं। वही तो। जरा सोचिए, ये सफर 7 से 8 दिन तक चला, हर दिन 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाना। और यहीं पर मुझे इस फिजिकल एंड्योरेंस को देखकर, मतलब इस शारीरिक सहन शक्ति को देखकर टूर डे फ्रांस जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की याद आती है। टूर डे फ्रांस से इसकी तुलना करना काफी दिलचस्प है ना, क्योंकि वहां भी एथलीट्स दिन में 150 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। लेकिन जरा दोनों स्थितियों के फिजिक्स को तौलकर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल। उन एथलीट्स के पास करोड़ों की कार्बन फाइबर साइकिलें होती हैं जिनका वजन मुश्किल से 7-8 किलो होता है। हाँ, और उनमें 21 या उससे ज्यादा गियर्स होते हैं। एकदम सही, जो चढ़ाई पर या हवा के खिलाफ जाने पर उन्हें मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं। फिर उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, रास्ते में उन्हें लगातार कैलोरीज और इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक टीम में चलते हैं जिससे हवा का दबाव कम हो जाता है। और इसके ठीक उलट अगर हम ज्योति की स्थिति को देखें तो उसके पास एक साधारण पुरानी लोहे की भारी साइकिल थी जिसका अपना वजन ही कम से कम 20 किलो के आसपास रहा होगा। हाँ, और उसमें कोई गियर नहीं था, मतलब सिंगल गियर साइकिल। सिंगल गियर का मतलब है कि हर बार पेडल मारने पर पैरों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, चाहे सड़क सीधी हो या चढ़ाई वाली। पैरों पर दबाव कम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और सबसे भयानक बात, उस पुरानी साइकिल की चेन पर जंग लगी रही होगी। मतलब फिजिक्स ये कहता है कि एक सूखी और जंग लगी चेन पर पेडल मारने से इंसान की 30 से 40% ऊर्जा तो सिर्फ उस फ्रिक्शन को, उस घर्षण को पार करने में ही बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। और इसके ऊपर पीछे बैठे एक अडल्ट इंसान का लगभग 70-80 किलो वजन और साथ में उनका थोड़ा बहुत सामान, कुल मिलाकर 100 किलो से ज्यादा का वजन वो 15 साल की बच्ची अपने पैरों की ताकत से खींच रही थी, वो भी बिना किसी खास खाने के, भयंकर गर्मी में। मुझे तो ये किसी भी इंसान की बायोलॉजिकल लिमिट के एकदम बाहर लगता है। देखिए, अगर हम इसे फिजियोलॉजी के नजरिए से समझें तो ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है।
आमतौर पर जब कोई इंसान इतनी भारी शारीरिक मेहनत करता है तो शरीर में जमा ग्लाइकोजन, जो हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स होता है, वो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसके बाद शरीर एक प्रोसेस में चला जाता है जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें शरीर ऊर्जा के लिए अपनी ही मांसपेशियों और फैट को तोड़ने लगता है। बाप रे, मतलब शरीर खुद को ही खाने लगता है? एक तरह से, हाँ। भयंकर गर्मी, पसीना और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से क्रैम्प्स आने लगते हैं, मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं और शरीर एकदम शटडाउन होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो फिर मेरा सवाल यह कि उसका शरीर शटडाउन हुआ क्यों नहीं? 7-8 दिन तक ये सिलसिला चलता कैसे रहा? इसे समझने के लिए हमें स्पोर्ट्स साइंस के एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत को देखना होगा, जिसे सेंट्रल गवर्नर थ्योरी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नर थ्योरी, ये क्या होता है? ये थ्योरी कहती है कि इंसान का दिमाग एक गवर्नर या कंट्रोलर की तरह काम करता है। जब हम थकते हैं तो असल में हमारी मांसपेशियां पूरी तरह से नहीं थकती, बल्कि हमारा दिमाग हमें थकान का एहसास कराता है ताकि हम रुक जाएं। अच्छा, ताकि शरीर को कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए। एकदम सही। दिमाग हमेशा एक रिजर्व टैंक बचाकर रखता है इमरजेंसी के लिए। मतलब हम जो थकान महसूस करते हैं वो असल में शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की दी हुई एक वार्निंग होती है। बिल्कुल। लेकिन जब बात जीवन और मृत्यु की आ जाए, जब किसी अपने को बचाने की ऐसी अदम्य जिम्मेदारी हो, तो दिमाग इस सेंट्रल गवर्नर को बाईपास कर देता है। ओहो, मतलब वो उस रिजर्व टैंक का दरवाजा खोल देता है? हाँ, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार शरीर में पंप होते रहते हैं, जो दर्द और थकान के सिग्नल्स को एकदम शून्य कर देते हैं। ज्योति का वो सफर कोई प्योर एथलेटिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि ये इंसानी संकल्प के जरिए शरीर की अंतिम सीमाओं को हैक करने का एक जीता जागता सबूत था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 7-8 दिनों का वो अमानवीय संघर्ष, सड़क के हर एक गड्ढे, हर एक चढ़ाई के साथ उस भारी साइकिल को खींचना और पीछे बैठे पिता की जान बचाने की जिम्मेदारी। लेकिन इस संघर्ष भरे सफर का एक अंत भी आया, और उस अंत के बाद दुनिया का जो नजरिया सामने आया, मुझे लगता है उस पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जब वे दोनों सुरक्षित अपने गांव बिहार पहुंच गए तो ये कहानी जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा हुई। मतलब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप तक ने इसके बारे में ट्वीट किया था। हाँ, बड़े बड़े ग्लोबल मीडिया घरानों ने इसे कवर किया। और तो और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बच्ची की एंड्योरेंस को देखकर उसे अपने नेशनल ट्रायल्स के लिए इन्वाइट कर लिया। रातों रात वो अदम्य साहस का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। लेकिन यहाँ हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए, क्या ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक जीत की कहानी है, या इसके पीछे कुछ ऐसा भी है जो हमें असहज करता है? सच कहूं तो मुझे तो इस पूरे रिएक्शन पर ही बहुत अजीब सी खींच होती है। मतलब ये स्थिति कितनी विरोधाभासी है, आप खुद देखिए। एक तरफ ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज की सबसे दर्दनाक तस्वीर दिखाती है। एक लाचार आदमी और उसकी 15 साल की बच्ची को कोई मदद नहीं मिली। सिस्टम ने उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। सही बात है। और अचानक से उसी समाज और मीडिया ने इस भयंकर विफलता को एक इंटरनेशनल हीरो स्टोरी में बदल दिया। हाँ, हम एक बच्ची के उस अमानवीय संघर्ष पर ताली बजाने लगे जो संघर्ष उसे कभी करना ही नहीं चाहिए था। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। और वो साइकिलिंग फेडरेशन का उसे ट्रायल के लिए बुलाना, ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भूख से मरते हुए इंसान को खाना देने के बजाय उसे हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का न्योता की दिया जाए। ये तुलना बहुत चुभने वाली है, पर मैं कहूंगी कि ये बहुत सटीक है ना? मतलब अजीब मजाक है। समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में इस प्रवृत्ति को अक्सर इंस्पिरेशन पॉर्न कहा जाता है। इंस्पिरेशन पॉर्न, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि समाज और मीडिया अक्सर गरीबी, मजबूरी और हताशा से निकली कहानियों को इतना ज्यादा रोमानी बना देते हैं, इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, ताकि हमें अपनी खुद की जिम्मेदारी से भागने का मौका मिल जाए। अच्छा, मतलब अपनी गलती छुपाने का एक तरीका है ये। बिल्कुल। जब हम किसी को सुपर हीरो बना देते हैं तो हम खुद को ये सवाल पूछने से बचा लेते हैं कि आखिर उस बच्ची को सुपर हीरो बनने की नौबत ही क्यों आई। बहुत सही पॉइंट है ये। मतलब अगर हम उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो हमें उस सिस्टम पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसने उसे उस जंग लगी साइकिल पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। एकदम सही पकड़े हैं आप। ये कहानी निश्चित रूप से इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी जीत है।
इसमें कोई शक नहीं कि एक बच्ची ने अपनी इच्छा शक्ति से मौत को हरा दिया। लेकिन इसके साथ ही ये एक बहुत बड़ा आईना भी है। ये दिखाता है कि संकट के समय सबसे कमजोर लोगों के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था। दुनिया इस कहानी से इसलिए जुड़ गई क्योंकि ये इंसानों की उस दुर्लभ ताकत को दिखाती है, लेकिन ये उस बेरुखी को भी बेनकाब करती है जो हमारे सिस्टम में गहराई तक धसी हुई है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव का, इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें तो एक 15 साल की बच्ची का गुरुग्राम की उस घुटन भरी मजदूरी से निकलना, हाँ, एक पुरानी बिना गियर वाली साइकिल पर अपने घायल पिता का 100 किलो से ज्यादा का बोझ उठाना, हाँ, चिलचिलाती धूप में बिना ठीक से खाना खाए अपने दिमाग के सेंट्रल गवर्नर को मात देते हुए 1200 किलोमीटर का फासला तय करना और फिर पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाना। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक साथ मानव शरीर की अनंत क्षमता और मानव समाज की सबसे बड़ी विफलता दोनों का एक जीता जागता दस्तावेज है। और ये दस्तावेज हमें ये भी सिखाता है कि जब बाहर की दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी इंसान के भीतर एक ऐसा दरवाजा होता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो कौन सा दरवाजा? वो है अपने हालात से लड़ने का फैसला। हार मान लेना है या संघर्ष करना है, ये आखिरी चुनाव हमेशा इंसान के ही हाथ में होता है। बिल्कुल। और क्या कमाल का संघर्ष चुना। इस पूरी कहानी की तह तक जाने के बाद मेरे मन में एक ऐसा गहरा विचार उभर कर आ रहा है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी अपने वजूद पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अच्छा, वो क्या है? जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर एक 15 साल की साधारण सी दिखने वाली लड़की जब बात अपनों की जान पर आ जाए तो विज्ञान, फिजिक्स और बायोलॉजी के हर नियम को तोड़ते हुए अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को इस हद तक स्ट्रेच कर सकती है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स को भी हैरान कर दे। तो जरा सोचिए, हम सबके भीतर ऐसी कौन सी अदृश्य, सोई हुई और असीमित ताकत छिपी है जो शायद आज तक कभी बाहर ही नहीं आई? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी आधुनिक सुविधाओं, इन एसी कमरों, एक इशारे पर मिलने वाले कैब और चारों तरफ मौजूद सेफ्टी नेट्स ने हमारे अंदर की सुपर ह्यूमन क्षमता को हमेशा के लिए सुला दिया है? सोचने वाली बात है। क्या इंसान का असली रूप, उसकी असली ताकत सिर्फ और सिर्फ तभी जागती है जब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता? शायद इंसानी शरीर और दिमाग की असली क्षमता को हम तब तक कभी नहीं जान पाते जब तक कि हमारे सामने कोई असंभव सी लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी सड़क ना बिछा दी जाए। बिल्कुल। तो चलिए इसी एक गहरे और चुपते हुए सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।